बारे में क्या क्या बात करी गई उसको भी आप जरा दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उसके विशेषताएं पूछी जाती हैं। आईन अकबरी, देखिए आईन ए अकबरी, आईन अकबरी, इनके जो लेखक हैं वो लेखक हैं अबुल फजल, ये इनके लेखक हैं। लिखना कुछ नहीं, अब सुन जा, पहले सुन तो ले, तुरंत एकदम कॉपी पर बित जाते हो, लगता है कितना याद कर लोगे। यहाँ से सुन लो तो याद हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगी आपको। लिख के तुम क्या किए, इतना लिखे हो तो क्या किए बताओ, हैं बताइए। देखो सार्क की स्थापना कब हुई थी, देखने लिखे हो ना, सार्क की स्थापना कब हुई थी, सार्क की स्थापना कब हुई थी, SRRC लिखे थे ना कॉपी में, कितना याद है। लिखने से कुछ नहीं होता है, लिखना एक सपोर्ट है। पहले सुनिए, यहाँ लिखे थे भी तो लिखे थे, कहाँ याद है बताओ, याद है किसी को, नहीं याद है, तब क्या करोगे। 1985, चलो इधर सुनो, जानते बनते नहीं हो, दिमाग में लिखो तब काम आएगी, जैसे हमने लिखा है। आइए सुनिए, तो इसमें क्या बताया गया था, आईन अकबरी पुस्तक की विशेषताएं में क्या क्या लिखी गई थी। विशेषता में अभी मौका देंगे हम। पहली बात इसमें लिखा गया था कि खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, यानी खेतों की नियमित जुताई हो रही कि नहीं, यानी खेतों से संबंधित बातें इसमें लिखी गई थी। दूसरा क्या लिखा है कि राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही के लिए, यानी इसमें टैक्स की बात करी गई है, यानी कर की बात करी गई है, कर की बात। और तीसरा जो है, तीसरी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं कि राज्य और ग्रामीण सत्तापोषों, यानी कि जमींदारों के बीच के रिश्ते के नियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, उनका लेखा जोखा इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश करा गया है। यानी कुछ बातें जमींदार से संबंधित हैं। तो ये इतने सारी बातें जो है आईन अकबरी में लिखी गई है। लिखने वाले अबुल फजल, और ये मुगल दरबार की बात हो रही है। आईन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहाँ एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखना था। आईन के लेखक के मुताबिक, यानी अबुल फजल के मुताबिक, उनके अनुसार मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था। यानी किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईन से पता चलता है वह है सत्ता का ऊंचे गलियारों का नज़रिया। खुशकिस्मती से आईन की जानकारी के साथ साथ हम उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे गए थे। यानी यहाँ अगर बात करा जाए तो 17वीं और 18वीं सदी के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी थी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसमें कृषि संबंधित बहुत सारी चीज़ें पेश करी गई है। यानी आईन अकबरी सच में एक बहुत ही खतरनाक वाला चीज़ें थी जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ किसानों के लिए कुछ शब्द का यूज़ करा गया, उस चीज़ को आप देख लो। किसान और उनकी ज़मीनें में क्या क्या बातें करी गई है। देखो किसान और उनकी ज़मीन में क्या बात करी गई उसको देख लेना, एक साथ ही लिख लेना। किसान और उनकी ज़मीन, किसान को किस किस नाम से जानते हैं उसको भी देख लो। किसान का और क्या क्या नाम है। सबसे पहले क्या लिखा है कि भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत शब्द यूज़ करते थे। रैयत मतलब किसान, और कभी कभी इसका बहुवचन, इसका ही बहुवचन रियाता बन जाता था। बहुवचन में इसको बोलते हैं रियाता, रियाया, ठीक है ना। और किस शब्द का यूज़ करते थे किसान के लिए, तो मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। मुजरियान ये भी किसानों के लिए यूज़ करा गया शब्द था। 17वीं सदी के स्रोत में हमें दो किस्म की किसान की चर्चा करते देखी गई है। देखिए उस समय किसान दो प्रकार के थे। तो किसानों के दो प्रकार थे, किसान के दो प्रकार, एक था खुद कास्त, एक था पाही कास्त। देखिए पहला का नाम है खुद कास्त, और जो दूसरे थे वो थे पाही कास्त। ये किसान के प्रकार हैं। अभी दोनों में अंतर क्या है, खुद कास्त और पाही कास्त में अंतर क्या है इसको भी देख लीजिए। कहा लिखा है इस पर कि जो खुद कास्त किसान थे, ये वैसे किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे और जिनमें उनकी ज़मीनें थी। आई बात समझ में। खुद कास्ट देखो नाम से ही पता है, खुद मतलब अपनी ना, स्वयं,
ये वैसे किसान थे जिसका स्वयं का जमीन था, स्वयं का जमीन, और उसी गांव में रहकर, अपने ही गांव में रहकर खेती करना था। और पाई कास्ट के क्या कहानी था कि पाई कास्ट के किसान जो थे ये खेतीहर थे, यानी ये दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। मतलब अभी जानते हो ना पाई कास्ट, अपने यहाँ भी तो होता है, अगर खेत है आपके पास, समय नहीं है तो दूसरे को दे दो, उसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, कुछ हिस्सा उनको मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं, भागे देना है। तो पाई कास्ट में वही किताब था कि ये दूसरे के खेत पर काम करते थे, दूसरे के खेत में जाकर वो काम करते थे, ये पाई कास्ट। तो लोग अपनी मर्जी में से भी पाई कास्ट बनते थे, लोग अपनी मर्जी से भी पाई कास्ट बनते थे। जैसे अगर करो की शर्तें किसी दूसरे गांव में बेहतर मिले, और मजबूरी में भी बनते थे। देखिए 2 प्रकार से पाई कास्ट कितने प्रकार से बनते थे। तो पाही कास्ट, देखिए पाही कास्ट कितने प्रकार से बनते थे, पाई कास्ट कितने प्रकार से। तो पाई कास्ट बनने के 2 प्रकार थे, 2 प्रकार। एक प्रकार था क्या कि खुद से बनता था, और दूसरा था मजबूरी में बनता था। देखिए लिखा है एक बार, खुद से और एक मजबूरी से। खुद से में क्या था, खुद से में था कि जैसे दूसरे गांव में पाई कास्ट दूसरे गांव में खेती करते थे, अगर उस खेत में वो कंपेयर करते थे कि उसके वाला खेत में काम करेंगे तो कितना देगा, और इस खेत में काम करें कितना देगा। अगर दूसरे वाला खेत में थोड़ा ज़्यादा आमदनी हो रही है तो ये क्या करते थे, खुद से दूसरे खेत में जाकर काम करते थे, वहाँ पे ज़्यादा आमदनी थी। और मजबूरी वाला क्या बात है, तो मजबूरी बात है जैसे अकाल आ जाना, भूखमरी होना, आर्थिक परेशानी हो जाना, उस समय कोई भी किसान कहीं पर भी चाहे कितनों कम मिल जाए, बस मिल जाना चाहिए। तो मजबूरी क्या बोला था, अगर अकाल आ जाए, भूखमरी हो जाए, या फिर आर्थिक कमी, यानी पैसे से कमी हो जाए, तब वो दूसरे खेत में मजबूरी में काम करते थे। तो यही बात है इसे पाई कास्ट का। इसको पहले आप राइट डाउन करना तो कर लीजिए, या इसको खींच दीजिए, वो लिख लोगे, या सुन लीजिए बात को। हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पुस्तक का नाम आईने अकबरी। सब इस बात को याद रखना, ये पुस्तक पूछे जाने वाले पुस्तक है, ये किताब है। एक पुस्तक है आईने अकबरी, इसके लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न में से एक रत्न था, अबुल फजल। इसका भाई का नाम था फैजी, पढ़ाएंगे आगे चलकर। इस पुस्तक की विशेषता क्या था, इसमें खेतों से संबंधित बातें लिखी गई थी, टैक्स से संबंधित बात करी गई थी, और जमींदार से संबंधित बात करी गई थी। ये 3 बातों को याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे में बोलते हैं किसान और उनकी ज़मीनें। तो किसान को सबसे पहले किसान के कुछ नाम दिया गया है। भारतीय और फारसी ग्रंथों की बात करें तो उसमें किसानों को अनेक नामों से जाना गया है। तो पहला नाम है रेयत। पहला क्या नाम है, रेयत। रेयत क्या बहुवचन होता है, री आया। और इन्हीं को किसान को ही कभी कभी बोलते हैं मुजरियान। ये तीनों नाम आपको याद रख लेना है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो पता चलता है किसान उस जमाने में किसान, यानी 16वीं 17वीं में और 17वीं 18वीं में किसान 2 प्रकार के होते थे। किसानों के 2 टाइप थे, एक खुद कास्ट, एक पाई कास्ट। खुद कास्ट मतलब जिनके पास स्वयं की ज़मीन होती थी और अपने ही गांव में ही रहकर अपने ही खेत पर खेती करना, वो खुद कास्ट। नाम से पता, खुद यानी स्वयं। और पाई कास्ट मतलब होता था कि ये लोग इस कैटेगरी में जो भी किसान थे, ये लोग दूसरे के खेतों में जाकर काम करते थे, यानी इसको ठेकेदार लेकर जाते थे कि चलो इतना इसमें है, काम कर लो। तो फिर कभी कभी पाही कास्ट चेकआउट करते थे कि कौन सा ठेकेदार हमको ज़्यादा देगा, ये ठेकेदार कि वो ठेकेदार। तो फिर ये कंपेयर करते थे, और जिस ठेकेदार के पास ज़्यादा पैसे मिलते थे रकम, उन्हीं के खेत में जाकर वो काम करते थे, क्योंकि इसको कोई खरीदने के लिए नहीं रखा था। तो पाई कास्ट के प्रकार देखिए, पाई कास्ट के 2 प्रकार थे। एक पाई कास्ट जो खुद से काम करते थे अपने से, और एक ऐसा पाई कास्ट थे जो मजबूरी में काम करते थे। खुद में बता दिया कि कंपेयर करके देखते थे किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें काम करते थे। और मजबूरी में अकाल, भूखमरी, आर्थिक स्थिति अगर ख़राब है तब वो मतलब कम ही मिलेगा, लेकिन वो काम कर लेगा केवल पेट चलाने के लिए, उसको बोलते हैं मजबूरी। और मजबूरी का नाम सब जानते हैं, क्या आता है? हाँ, मजबूरी का नाम क्या होता है जी? सुन लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है कि उत्तर भारत के एक किसान के पास शायद ही कभी 1 जोड़ी बैल और 2 हल से ज़्यादा कुछ होता था। यानी उत्तर भारत के किसान को क्या है यार सब
उत्तर भारत, देखिए हालांकि तो सामने बैठ के, उत्तर भारत के किसान की क्या बोला गया है, किसान इसकी विशेषताएं कि इनके पास शायद कभी एक जोड़ी बैल, अगर कमी था भैया तो हमारे कोचिंग में संपर्क करते हैं। अगर कमी था एक जोड़ी बैल का भैया किसान जी उत्तर भारत के, आपसे निवेदन है तो हमारे कोचिंग में वो संपर्क करते हैं, हम देते हैं। बहुत सारा बैल है हमारे यहाँ, यही नहीं तो पढ़ाने मन नहीं करता ये सब चीज़ें हमको, कि हमको एक बार खबर नहीं किया कि बैल नहीं है हमारे पास, खबर करते हम देते ना। ओ पहले के बात है तो गुरुकुल में संपर्क करते हैं, देते हैं, कोई बात नहीं। आइए, तो कभी कभी एक जोड़ी बैल मिल जाता था नसीब से, और साथ में इनके पास कभी कभी 2 हल पाए जाते थे। उत्तर भारत किसान का दुख सुन लो, आई बात समझ में। तो कभी कभी हमेशा नहीं, तो ज़्यादातर के पास इससे भी कम होता था। गुजरात में जिन किसान के पास 6 एकड़ के करीब ज़मीन थी वे समृद्ध माने जाते। देखिए समृद्ध किसान, समृद्ध समझते हो ना, अमीर किसान। और अमीर किसान कहाँ पाए थे? गुजरात में। क्यों? इनके पास 6 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है, 6 एकड़ ज़मीन थी। और क्या बोलते हैं कि दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की ज़मीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। अगर मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल, तो बंगाल में एक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है और 10 एकड़ वाली ज़मीन को आसामी अमीर समझा जाता था। देखिए, और क्या बोला है कि आसामी किसे कहते थे? आसामी वे किसान जिसके पास 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन या भूमि हो उसे कहा जाता था। आसामी मतलब होता है अमीर, ठीक है। किसानों को भी कैटेगरी देख लो, तो खेती व्यक्तिगत मिल्कियत का सिद्धांत पर आधारित थी। किसानों की ज़मीनें उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे दूसरी संपत्ति के मालिकों की। 19वीं सदी में आगरा और दिल्ली इलाके में किसानों की मिल्कियत का विवरण पेश होता है कि हल जोतने वाले खेतिहर किसान हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते थे और ज़मीन के ऐसे 1000 टुकड़े करते थे जिसे गांव में देखे जा सकते हैं। यानी एक ही ज़मीन का बहुत सारा टुकड़ा था। अब इनमें सिंचाई कैसे होती थी? खेत तो मिल गया, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था क्या थी? यहाँ पर सिंचाई किसे करते थे? तो सिंचाई की व्यवस्था देख लीजिएगा कि ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। देखिए बात यहाँ पर क्या रहा है कि सिंचाई की अगर बात करें, इरिगेशन की, तो सिंचाई में बोलते हैं कि यहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा थे एकड़ों में, तो ज़मीन की बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी, यानी मजदूर कमी नहीं थी, मजदूर की मौजूदगी, और साथ में किसानों की गतिशीलता या मेहनत, किसानों की मेहनत की वजह से यहाँ पर बोलते हैं कि लगातार कृषि का विस्तार हुआ। चूँकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य था लोगों का पेट भरना, यही ना होता है। खेती का उद्देश्य क्या होता है जी? खेती का उद्देश्य क्या था? नॉर्मली इधर का किसान जो खेती करते हैं वो बेचने करता है क्या? अपने परिवार का पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। अच्छा, अगर पेट ना होता जी तो कोई लोग काम करते हैं? नहीं। मतलब पापी पेट भी गजब है, मतलब इंजन है पूरा बॉडी हम लोग का, नहीं जब तक उस पर पेट्रोल न डालो वो चलेगा नहीं, खाना जब तक दोगे नहीं वो चलेगा नहीं। समझे बात को ना? बनाने वाले गजब बनाए हैं। इसलिए रोज़मर्रा के खाने की ज़रूरत, जैसे रोज़मर्रा यानी रोज़ हम लोग क्या खाते हैं? चावल, गेहूँ, यही सब था। चावल हम चावल थोड़े खाते हैं। तो पेट भरने के लिए खेती करते थे, और पेट भरने के लिए तो रोज़मर्रा की फसल क्या थी? रोज़मर्रा की फसलें, तो रोज़मर्रा की फसल थे चावल। चावल तो रोज़े चलता है जी। गेहूँ मना आटा। फिर पहले होता था ज्वार। हम लोग को नहीं पता ज्वार क्या है, पता है आप लोग को? ज्वार, गोंदली, मड़ुआ देखे हैं लेकिन कभी खाए नहीं हैं। ये सब फसलें पहले उगाई जाती थी, है ना? मड़ुआ की रोटी, गोंदली इत्यादि, ये क्या था? रोज़मर्रा की फसलें जो उगाया
जाता था पहले। आजकल के लोग चावल तो करते हैं, गेहूं करते हैं, ज्वार मड़ुआ गोंदली सब पता नहीं होता भी कि नहीं होता है, होता होगा लेकिन हम लोग एरिया में नहीं करते हो। किधर को कहाँ दिखाता है, भूल क्या गया। करने वाले करते हैं, करता है, लेकिन हम लोग के यहाँ मेनली दो ही फसल होते हैं, चावल गेहूँ। काहे? दिने भात रातें रोटी। हैं? रातें रोटी दिने भात की कहवा दुखे के बात। सच है कि नहीं जी? यही इधर यही चलता है, रात में रोटी खाओ दिन में भात खाओ। हैं? आइए कोई बात नहीं, खाते तो हैं। और वो भी कैसा चावल, एकदम खाद वाला चावल का कैटेगरी। पहले एक चावल आता था, आप लोग खाए कि नहीं पता नहीं, पहले का चावल आता था लाल चावल, ढेकी में कूट कर। ढेकी जानते कि नहीं? ढेकी में कूटा हुआ चावल पहले मिलता था, उसका जो माड़ बनता था, बाप रे बाप है मोटा माड़। रे माड़ नहीं खाए होगा? राइस जूस। और उस समय वही सब व्यक्ति जो है, मिल से बना हुआ चावल नहीं थी, पहले घर में ही उसको कूट कर बनाया जाता था। लेकिन आज में वो चीज़ नहीं। आज धान बेच देते हैं, उसके बदले में पॉलिश किया हुआ चावल लेते हैं, पॉलिश चावल एकदम प्लास्टिक की तरह रहता है। तो आज वो ढेंकी वाला चावल कोई खाते हैं? कोई नहीं खाता, सब अमीर आदमी बन गया है। हैं? मिलता तो मैं ज़रूर खाता, लेकिन मिलता नहीं है। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ए भेड़िया आदमी, बिष्टुआ भेड़िया, यहाँ सामने तो चिल्लाता कौन चीज़ है? तुम बहुत प्रधानमंत्री बना लो, धीरे नहीं बोल पाता है। ले तुम यहाँ पढ़ा, तुम ही पढ़ा। अरे करना बेल काम कुछ बोले ही बोल फिर चिल्लाता है। अभी उत्तर भारत का आदमी है तो दोनों को दे देंगे कि ले जा, 2 बेल यहाँ है, एक जोड़ी हो गया पूरा। सामने बैठ के तू और एगो बड़का बेल है, ये भी बाछुर है, बाछुर अभी बड़ा होगा ही। अब जब ये लोग का शांत गया, तुम काहे चिल्ला रहा है? और मौली को हाथ बांधना चाहिए, तो गले में काहे बांध लिया? एक से एक कांड करता लड़का है। हाथ में बांधा ही है, मतलब कोई बच गया, खरीदा होगा 5 टका में, फेंकेगा काहे? तो चलिए सुनिए इधर कि वहाँ चावल की देखिए क्या बोल दिखा है कि जिन इलाकों में प्रतिवर्ष 4 इंच या इससे ज़्यादा बारिश होती थी, वहाँ चावल की खेती होती थी। और कम बारिश में गेहूं और ज्वार बाजरे की खेती ज़्यादा प्रचलित थी। तो चावल में क्या लिखा है, इसको याद रख लीजिएगा, और क्वेश्चन में ऑप्शन में पूछ सकता है कि चावल के लिए कहा है 40 बारिश चाहिए, मतलब 40 क्या, 40 इंच, अरे सेंटीमीटर बोलते हो ना, 40 सेंटीमीटर पानी, 250 सेंटीमीटर पानी, 100 सेंटीमीटर पानी। और गेहूँ के लिए, गेहूँ ज्वार के लिए इससे कम पानी में भी काम चल जाए, लेकिन चावल के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए तो सूखा जाता है इधर ज़्यादातर ना, पानी होता तो मानसून जो होता है भारतीय कृषि की रीढ़ थी। याद रखना, मानसून क्या थी? मानसून भारतीय किसान की रीढ़ थी, रीढ़। मानसून पर तो डिपेंड है। अच्छा, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? सवाल है कि मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? क्या बोला? अजमल क्या बोला? की बोला? तो केरल सही उत्तर है। और सबसे लास्ट में जाता किस राज्य से है? जानते हो? हर बात सही थोड़ी होगा। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम, देखिए तमिलनाडु में उल्टा होता है, लौटता हुआ मानसून से दक्षिण पश्चिम, जिसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर गर्मी के इलाके में बारिश होती है, गर्मी के मौसम पर, तमिलनाडु में ठंडा में बारिश होती है। हाँ, आप तमिलनाडु में बारिश स्टार्ट होगा क्योंकि लौटता हुआ मानसून है वहाँ।
लौटता हुआ मानसून, लौट के वापस जा रहा मानसून अब, तो वहाँ पर बारिश होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ठंडा बहुत खतरनाक वाला होता है, एक तो ठंडा ऊपर से और पानी, क्या बुझे, समझ बात को। तो भारतीय मानसून जो होता है भारतीय किसान की और भारतीय कृषि की रीढ़ थी, जैसे कि आज भी है, लेकिन कुछ ऐसी फसलें थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत था, तो मैं उसके लिए क्या करते थे, सिंचाई का कृत्रिम उपाय करते थे। तो सिंचाई के लिए कृत्रिम उपाय क्या करते थे, कुआं बनाना, बोरिंग करना, ट्यूबवेल लगवाना, ये सब क्या था, कृत्रिम उपाय, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा है कि सिंचाई कार्यों की राज्य भी मदद मिलती थी, जैसे उत्तर भारत में राज्य ने कई नए नहरें और नाले, क्या कर रहे हैं, राज्य में मदद मिलती थी। यहाँ कह रहे हैं कि उत्तर भारत में राज्य में कई नहर और नाले खुदवाएं और कई पुराने नहरों की मरम्मत भी करवाई गई। जैसे शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में एक नहर था जिसका नाम था शाह नहर, याद रखना, शाह नहर। इस बात इसको मिटा तुम्हें, चालू करो। देखिए यहाँ सुनिए, पॉइंट को लिखते चलिएगा हमारे साथ में कि शाहजहां के शासन के दौरान पंजाब में शाह नहर बनाई। देखिए शाहजहां, ये वही शाहजहां है जिसने ताजमहल बनवाया था ना, हैं, किसकी याद में, मुमताज कौन है, शाहजहां ने सोचो मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया। हैं, सोच रहे हो, मोनूमेंट्स बनवा दिया। कृष्णदेव राय ने अपने माता के लिए एक नगर बसा दिया, और तुम लोग क्या करते हो, नाम डुबाता है, कौन नाम, तुम लोग उससे भी अच्छा करोगे, हमको पूर्ण भरोसा है, उसको भी अच्छा करोगे, क्योंकि अभी से तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 तल्ला में चढ़कर थूकते हो। कौन बोला, अभी यदि चालू रहता नहीं ना, पीछे गर्ल्स नहीं बैठा रहता ना, बताते हैं तुमको अभी हम। देखिए शाहजहां, आप जानते हैं शाहजहां औरंगजेब के पिताश्री, पता है ना, औरंगजेब के पिताश्री मुमताज के हस्बैंड। ये बंदा तो कमाल के निकला, इन्होंने तो गजब ढा दिया, दुनिया में कहर ला दिया कि शाहजहां के ऊपर ही ऊपर बना दिया गो ताजमहल। घूमने लोग जाते हैं, देखते हैं, तो शाहजहां के शासनकाल में जब देखा कि शाहजहां ने कि अपने राज्य में बहुत दिक्कत हो रहा है फसलों को पानी देने में, तो इन्होंने पंजाब में क्या किया, पंजाब में एक नहर बनवाई जिसका नाम था शाह नहर, अपने नाम से शाह नहर, शाह नहर, इतना लिख दिया, आप समझ जाना कि शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर बनवाई, ठीक है ना। शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर का निर्माण कराया। वैसे तो खेती मेहनत कशी का काम था, लेकिन किसान ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल्का दिया जा सकता है जिसका एक छोर लोहे के नुकीली धार पर और एक छोर जो है लकड़ी से बनाता था। मतलब ये चीज़ जानते हो, इस चीज़ वही लिखा है जो आप देखे हो। अरे हल देखा ना, इस तरह होता है हलवा, हैं, हल इस तरह होता है ना, इस तरह हल इस तरह नहीं होता जी, ऐसा नुकीला होता है इस तरह। यहाँ पर एक मुट्ठी रहता ना धरे वाला, और ये लोहे वाला होता था। पहले लकड़ी का होता था, जब लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था तो लकड़ी का होता था, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो लोहा आसान हो गया, तो लोहे से अब इसको जो है कर जाने लगा। तो ये छोटे छोटे खेतों के लिए प्रयोग करते हैं अभी, पहले बड़ा बड़ा खेत के लिए भी इसको प्रयोग करते थे, लेकिन जब से ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया तब से अब छोटे खेतों में ये लगाते हैं और बड़े बड़े खेतों में उससे काम करा देते हैं। तो ये चीज़ें आप इसको देखे हो, इसको समझते हो, इसको पहचानते हो। तो ये काम करते थे किसका, हल धरती को जोतने काम करते थे, वहाँ की मिट्टी को उपजाऊ बनाने काम करते थे, उसको क्या करते थे ताकि आसानी से खेती हो जाए। अब चलते हैं आगे में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है तंबाकू, इसका नाम जान लीजिए, हो सकता है पूछ दिया जाए तंबाकू का। तंबाकू सब जानते हैं, हाँ बंद कर दिया, चालू है तो उसने तब से बंद रखा था। तंबाकू सब जानते हैं, तंबाकू अरे खैनी जिसको बोलते हैं। तंबाकू पौधा सबसे पहले दक्षिण पहुंचा और वहाँ के 17वीं सदी के शुरुआत में इसे उत्तर भारत लाया गया। तो यहाँ पर उतना हमको उस सब नहीं देखना है, देखना है यहाँ पर क्या कि 1604 में पहली बार तंबाकू देखा गया, ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में ना
पहली बार तंबाकू को देखा गया था? अकबर के काल में। कितना में? 1604 में तंबाकू को पहली बार देखा गया था और इसी समय तंबाकू का फिर प्रयोग होने लगा। लेकिन जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि इस पर पाबंदी लगा दिया। तो याद रखना कि अकबर के शासनकाल में देखा गया था 1604 में, और जहांगीर ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी, रोक लगाई थी। इस बात को याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में किस राजा के समय पर सबसे पहले तंबाकू देखा गया था? अकबर 1604। और मुगल ही काल का कौन सा ऐसा शासक जिसने तंबाकू के पर पाबंदी लगाई? तो जहांगीर ने पाबंदी लगाई थी। हो जाएगा इस बात को। चलते हैं आगे, चलिए इसको भी याद रखना। अब फसलों की भरमार, सुनिए फसलों की भरमार कि मौसम के दो मुख्य चक्र होते हैं। देखिए मौसम के दो मुख्य चक्र होते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं, तो लिख लिया सब ना ये वाला। एक होता है खरीफ और एक तो रबी, ऐसे 3 होता है, जायद भी होता है। लेकिन मौसम देखिए फसलों के प्रकार में अगर बात करें मौसम के हिसाब से फसलों की बात करें तो एक है रबी, एक है खरीफ और एक है जायद। तो जायद को यहाँ नहीं दिया गया तो हम भी नहीं बता रहे हैं। रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, आप जानते हैं कि रबी का फसल जो होते हैं ये कौन सा मौसम होता है? बसंत में। और ये जो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये होता है पतझड़ में, पतझड़, ठीक है ना। तो रबी का अगर एग्जाम्पल एक ले लूँ मैं तो गेहूँ, अरे जो ठंडवा में होता है, जो ठंडे में होते हैं, गेहूँ, चना, ये सब होता है ना ठंडा में। और खरीफ की बात कर लूँ तो सबसे फेमस है चावल, ये ना होता है। दो ये हो गया, यानी सूखे इलाकों और बंजर जमीन को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगहों पर साल में कम से कम 2 फसलें तो होती ही होती हैं। जहाँ बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे वहाँ तो साल में 3 फसलें भी उगाते थे। जैसे आईने अकबर में लिखा गया है कि मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। इस बात को लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, पॉइंट बनाकर, कि आगरा में ये सब किताबों में लिखी गई थी आईने अकबरी में। ये जितने भी पढ़ रहे हैं सब आईने अकबरी से पढ़ रहे हैं। आगरा में 39 किस्म के फसल उगाते थे, 39 किस्म की फसल आगरा में। और कहा इसमें है कि दिल्ली प्रांत की बात करें, दिल्ली में तो यहाँ पर 43 किस्म के फसल। और बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में 50 किस्म की फसलें होती थी। बंगाल में यहाँ पर 50% होता था, लेकिन सिर्फ चावल का ही, यहाँ पर चावल का ही 50 किस्म, समझते हो, चावल का ही 50 किस्म। स्वर्णाचार सुने हो नाम? चलिए सुनिए, बराबर लिख लीजिए। कि दैनिक आहार, दैनिक आहार वही चावल की बात हो रही है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाते हैं दैनिक आहार में। देखो सुनो, दैनिक आहार की खेती पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया जाता था, मगर इनका मतलब यह नहीं था कि मध्यकालीन भारत में खेती सिर्फ गुजारा करने की जाती थी। कह रहे हैं कि अक्सर जिन्स ए कामिल, देखो जो सर्वोत्तम फसल होता था ना, सर्वोत्तम फसलों के लिए एक शब्द यूज़ करा जाता था, जिन्स ए कामिल। नाम को याद रख लीजिएगा, जिन्स ए कामिल। जो सबसे गुड क्रॉप्स होते थे, अच्छे फसल होते थे, सर्वोत्तम फसल होते थे, उनके लिए एक शब्द यूज़ करते थे जिनका नाम था जिन्स ए कामिल, जिन्स ए कामिल। तो ये कौन सी फसल के लिए यूज़ करते थे इसको भी देखना जरूरी है। तो मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे जो किसान से ज़्यादा टैक्स कमा पाता, जैसे कपास और गन्ने, कपास गन्ना। जिन्स ए कामिल में कौन सा फसल आ जाएगा? कपास और गन्ना। ये 2 फसलें जो थी ये सर्वोत्तम फसल था, ठीक है ना, सर्वोत्तम फसल। और क्या था सर्वोत्तम फसल? मध्य भारत और दक्षिण पठार के फैले हुए जमीन में बड़े टुकड़ों पर कपास उगाते थे, जबकि बंगाल अपनी चीनी के लिए मशहूर था। देखिए बंगाल चीनी के लिए फेमस था, चीनी के लिए प्रसिद्ध था बंगाल।
चीनी के लिए फेमस था। और तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में ही आती थी। देखिए तिलहन और दलहन, तिलहन समझते हैं और दलहन भी समझते हैं। तिलहन मतलब जिससे वैसे फसल जिससे तेल की प्राप्त होती है, दलहन वैसे फसल जिसमें दाल की प्राप्त होती है। ये दोनों था नकदी। नकदी मतलब कैश क्रॉप्स था, यानी इसको तुरंत बेच के तुरंत पैसा पाया जा सकता था। ठीक है। सब्जी में क्या होते थे, तो सब्जियों में यहाँ पर टमाटर, आलू और मिर्च। अच्छा, आपको लगता है कि टमाटर अपना इंडिया का है? मिर्च अपना इंडिया का है? येलुआ अपना इंडिया का है? तो कहाँ का है? देखिए सुनिए यहाँ क्या लिखा है कि 17वीं सदी से दुनिया में अलग अलग किस्मों से कई नई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप पहुँची। जैसे मक्का, अगर मक्का की बात करें जो भारत में है, कहाँ से आया था मक्का? जो जोनरा होता है, जोनरा, अफ्रीका, यानी स्पेन और अफ्रीका देशों से मक्का इंडिया में पहुंचा था। ठीक है, मक्का भारत में आया था, ये पहला है। और की अगर बात करें, देखिए टमाटर, आलू, मिर्च सब्जियां नई दुनिया से लाई गई थी। इस तरह अनारस और पपीता जैसे फल वहाँ वहीं से आए थे। तो इसके साथ साथ और कौन कौन सा आया था? टमाटर, आलू, मिर्च, पपीता और अनानास, यानी पाइन क्या बोलते हैं? पाइन ग्रेप्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल, अनारस। हम लोग तो अनारस बोलते हैं, हटाओ अनारस लिखेंगे हम, अनारस। ये सब जो है स्पेन और अफ्रीका का फसल है, हम लोग के देश का फसल है नहीं है, हम लोग वहाँ से सीखे हैं। हैं? इंडिया का अपना कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। चार हला करो, सुनो। किसान की अपनी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। मतलब मिल्कियत का मतलब होता है अपना अधिकार। किसान जो ग्रामीण में जो किसान होते थे, इनके पास स्वयं का ज़मीनें होती थी, स्वयं का खेत होता था। पहली बात ये याद रखना, किसान जो ग्राम में रहते थे इनके पास स्वयं का खेत होता था, यानी ज़मीन पर व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। साथ में जहाँ तक उनके सामाजिक अस्तित्व का सवाल है, कई मायनों में वे सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा थे। तो ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे, याद रखना कि ग्रामीण समुदाय के 3 घटक। पहला था खेतीहर किसान। खेतीहर किसान के बाद था पंचायत, और तीसरा जो था इसमें गांव का मुखिया। इसको बोलते थे मुकद्दम या मंडल, दोनों नाम से इसको, गांव के मुखिया को दोनों नाम से जानते थे, मुकद्दम या फिर मंडल। इसको अब लिख लीजिएगा। अब आगे सुनिएगा, यानी ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, यानी मुकद्दम या मंडल। मुखिया क्या बोलते थे? मुकद्दम या फिर मंडल। जाति और ग्रामीण माहौल ऐसा यहाँ कैसे थी, गांव का माहौल कैसा था और यहाँ के जाति में क्या बातें थी? तो कहते हैं जाति और अन्य जाति जैसे भेदभाव की वजह से खेतीहर किसान कई तरह के समूह बटे हुए थे। जैसे खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाने वाले कामों में लगे थे या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। हालांकि खेती लायक ज़मीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझे जाने वाले काम ही दिए जाते थे। इसी तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। जनगणना तो उस वक्त नहीं होती थी, पर थोड़े बहुत जो आंकड़े थे और तथ्य हमारे पास थे, उससे पता चलता है कि गांव की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समूह का था
इनके पास संसाधन सबसे कम थे और जाति व्यवस्था की पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थे और इसी से बने थे। तो अब सुनिए क्या लिखा गया है। कहता है ग्रामीण समाज तो पढ़ लिए, लेकिन ग्रामीण समाज में कौन सी जाति थी और यहाँ का माहौल कैसा था, इस बात को बताइए। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, बड़ा दुखदाई बात लिखी गई है कि जाति और अन्य जाति की बात करें तो यहाँ पर भेदभाव होता था, गांव में भेदभाव होता था। हर एक गांव में भेदभाव होता है, था नहीं है, ठीक है ना। और भेदभाव की ही वजह से लोग यानी किसान कई समूहों में बंटे थे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जिस समूह को लोग देखते थे उनको नीच या छोटी जाति कहा जाता था। फिर सुन लो, जिस समूह को लोग सबसे ज़्यादा देखते थे, जिस समूह से सबसे ज़्यादा काम लेते थे, उनको नीच या छोटी जाति कहकर बुलाया जाता था। और गांव के जितने भी काम होते थे वो सारे काम यही लोग किया करते थे। इसी वजह से ये लोग गरीब तो थे और गरीब ही रहने पर मजबूर भी हो गए। कह रहे हैं, इस बात को भी ध्यान सुनना है आपको कि ये जो लोग थे इनके पास संसाधन की कमी थी। संसाधन इनके पास बिल्कुल नहीं था, संसाधनों की कमी थी। और ये लेकिन इनके पास जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी चीज़ें थी वो था जाति व्यवस्था की पाबंदियाँ। यानी ये दूसरे लोगों से मिल नहीं सकते हैं, अपने से ऊंचे लोगों के साथ मिल नहीं सकते। संसाधन नहीं था बल्कि जाति व्यवस्था की पाबंदियाँ इनके पास ज़्यादा थी। इनकी हालत वैसी थी जैसे आधुनिक भारत में दलितों की। दूसरे संप्रदाय में भी ऐसे भेदभाव कर लगे थे। तो मतलब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं में रहने लगे थे। इस तरह बिहार में नाविक के जो पुत्र होते थे उनको भी जो है इसी तरह के समझे जाते थे और जिनको बोलते हैं मल्लाह, याद रख लेना। बिहार में जो उस ज़माने में नीच समझा जाता था, छोटे काम करने वाले समझे जाते थे, तो उनका नाम था मल्लाह ज़्यादा। मल्लाह ज़्यादा का मतलब था ये नाविक का पुत्र है, और नाविक का पुत्र है नौका चलाना और लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना। ये उस समय के लोगों को दिखाई पड़ता था। तो समाज के निचले तबकों में जाति, गरीबी और सामाजिक हैसियत के बीच सीधा रिश्ता था और ये रिश्ता आगे तक भी कायम रहा। आप इसको आप लिख लो, फटाक से लिख लो, हम लिखाते लिख लो, ताकि तुम लोग यहाँ से लाएं। पुरुष का तो देख लिए, पुरुष का कहानी हम सुन लिए, अब महिलाओं का भी थोड़ा देख लो। महिलाएं आए हो गया, अच्छा थोड़ा सुनाते फिर चलेंगे। ग्रामीण महिलाएं, आप ये मतलब खेतों की बात कर रही है। आप अगर देखे होंगे कभी बचपन में, अभी कौन बुढ़ा गया तुम, अभी तो बचपने में हो, कि पुरुष जो है, सोचो दिन कितना बहुत खतरनाक, बेहतरीन, सुंदर, ब्यूटीफुल था। पुरुष खेतों में काम करते थे, हाँ जी, और पतले पतले रास्ते होते थे कि नहीं। फिर एक खेत मिल जाता था, फिर एक पतला इधर रास्ता मिलता था, फिर खेत, मतलब गजब सा मज़ा आता था। और बीच में गाय बैल चराना, आहा अति सुंदर। और ऊपर से अगर किसी के खेत में हल गया हमारा गाय, तो गाली और जो मिलता था, आहा बेहतरीन वाला, क्या मतलब गजब सा सुकून था। जब देखो हम गाय बैल जब पढ़ाते नहीं थे हम, तो हम भी बगालते, हमने भी गाय चराया है, अभी भी वही है। अभी फिर गाय जो बैल है उतना कन्वर्ट हो गया है, पैंट शर्ट पहने लगा है। बैल लोग पैंट शर्ट पहने लगा, तो बैल लोग देखो सामने बैठल यहाँ, तो कैमरा वगैरह देख लो, बैल को दिखा दो इधर। नहीं वो लोग नहीं है, समझे। उसके बाद उस समय था एक छोटा एफएम, इतना बड़ा, आप लोग जानते हो पता, उसमें जुगाड़ के साथ हम लोग बजाते थे और फिर गाय चराते थे। और सुनते सुनते
गाय दूसरे खेत में चर रहा घास, समझे, मजा आ गया गाय को भी। और फिर मालिक उधर से ले अल्लाह, तो ऐसे ही होता था। तो उस समय आप देखे होंगे कि और थोड़ा सा पानी गिरना, ऊपर से थोड़ा सा पानी गिरना और छाता के बीच में घुसकर एफएम सुनना और गाय को देखना परम अनुभूति थी। अभी चीज़ें नहीं है ना, अभी टीचर मिल जाएंगे, बगाल नहीं मिलेंगे, समझे कि नहीं। उस समय जैसे ही बजता था 9 बजता था, महिलाएं लोग गमछा में बांधकर उस थाली को माथा में लाद कर खेतों तक पहुंचते थे अपने महोदय के पास। क्या, जिसको जलपान बोलते थे, 9 बजे वाला जलपान। मतलब जलपान सुनते थे तो पता नहीं, सोचते थे क्या होता होगा, लेकिन बासी बात प्याज और एक मिर्चाई और तेल, फिर आए वाला मजा आ गया। और मरता रहता था कभी कभी। तो ये सारे चीज़ें पहले देसी खांटी वाला थी, अभी नहीं। अभी मान लो अगर आज के ज़माने पर कोई व्यक्ति खेती करे, सुनो, और खेती करते वक्त अपने पत्नी को, मॉडर्न पत्नी को बोले कि पत्नी जी, देखो पत्नी जी बोलो, देखो सुनाता हूँ, कृपया कोई भी महिलाएं हमारे बात को सीरियसली ना लें। सांप को अगर सांप कहो तब भी काटेगा, सांप जी बोलो तब भी काटेगा। कोई महिलाएं हमारे बात को दिल से ना ले, बस थोड़ा सा मस्ती मजाक आप भी समझते हैं। तो उसी तरह अगर आज के मॉडर्न ज़माने पर किसान जो है, किसान वो है पुरनका वाला है या नया जो भी है, मॉडर्न बीबी को बोलेगा कि बीबी जी, पत्नी जी जलपान पहुंचा दीजिएगा, तो जलपान नहीं बुझेगी, ब्रेकफास्ट बुझेगा, समझे कि नहीं। तब अगर बोले कि मड़बत्ता चोखा पहुंचा देना, या फिर बासी बात पहुंचा देना, पंतुआ, नहीं बुझेगी। और बुझेगी भी तो वो अपना ब्रेकफास्ट लाएगी, चाउमीन नूडल्स बना के किसान को बेच देगा। आप बताओ, फिर बीच में टोकता है भेड़िया आदमी लोग, भेड़िया आदमी लोग। मेरा रठिया कहाँ गया, दो टोकता है, बेल लग बैठ के मार के संटवा देंगे एकदम। तो वो क्या लेके आएगा, चाउमीन रोल पास्ता, किसान खा के वहीं ढेर हो जाएगा। आप ना हल चले ना बैल चले, आप बोलेगा चलो हम चले। मतलब आज का सोचिए कैसा होता है, ना आज बारिश मिल रही है, ना खेत में किसान देख मिल रहे हैं, ना बीवी मिल रही है उस तरह की, क्या बोलेंगे। और ऊपर से गांव में जब आएंगे तो जीन्स टॉप पहन के, तो सब बोलेगा बेटा के ककर बोरिया जा रही है रे। परेशान कि इसका पता हो नहीं कहेगा। मतलब हद कर दिया यार, जलपान पहुंचा जा रही है लेकिन रैंप वॉक कर रहे जा रही है। तो थोड़ा सोचिए, शिवम का चेहरा क्या उदास है जी, वही तो लग रहा तबीयत खराब है, दवा दारू कराया। हाँ कैसे खराब हो गया, रात जागे क्या, मतलब किसी शादी उदी में गए होंगे, किसी के पार्टी फंक्शन में। रात को ज़्यादा नहीं जागना चाहिए, सूझ जाना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात है कि देर रात तक जागने वाले सब कोई आशिक नहीं होते हैं, कुछ विद्यार्थी भी होते हैं जो पढ़ते भी हैं। जैसे शिवम जी पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं। मैंने कहीं बतियाते हो जी, ठीक है आओ। तो ये चीज़ देखो, ग्रामीण में महिलाओं की देख लीजिए, तो ग्रामीण में महिलाओं की स्थिति को मैं कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। उन लोगों को थोड़ा आए दो, मौका दे दो। इसको मैं कल संसद रहा, कल का एपिसोड में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे।